नमस्कार, 10 में दम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। धर्मांतरण गैंग के खिलाफ सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, एक्शन लिया। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी के साथ खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक ऐसा गंदा खेल है कि मूक बधिर बच्चों को फिदाइन दस्ते के रूप में तैयार किया जा रहा है। इस गैंग पर प्रहार तो हुआ, लेकिन विपक्ष को इसमें भी मिर्ची लग रही है। देखिए वार पलटवार क्या हुआ। यूपी में साजिश का मकड़जाल। लोनी की घटना रही हो या मुनव्वर राणा के पुत्र का प्रकरण, सब दूध का दूध पानी का पानी आम जनमानस के सामने आ चुका है। धर्मांतरण के पीछे राष्ट्र विरोधी ताकतें। टूल किट में फिदाइन दस्ता। उन बच्चों को इतना जिहादी बना देना कि उनको सुसाइड स्क्वाड के रूप में महत्वपूर्ण केंद्रों पर हमला करने के लिए उनका इस्तेमाल करना। हवाला, बाटला हाउस, सर्जिकल ब्लेड, धर्मांतरण, मूक बधिर बच्चे, फिदाइन दस्ता और राष्ट्र विरोधी साजिश। और साजिश का पर्दाफाश किया खुद यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने। एक ऐसी साजिश जो जबरन धर्म परिवर्तन को धुरी बनाकर देश के खिलाफ रची गई। धर्मांतरण का मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा के पर एक बहुत बड़ी सेंध लगाने का षड्यंत्र का हिस्सा है। मैं इस बात को पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। मूक बधिर बच्चों के माध्यम से घर के अंदर घुसपैठ करना, पूरे परिवार को फिर धर्मांतरित करना, मैसेजेस भी, क्योंकि एक मूक बधिर बच्चा ना सुन सकता है ना बोल सकता है, उसके मैसेज व्हाट्सएप के माध्यम से उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। सीएम योगी ने दरअसल इस पूरे मकड़जाल को बेनकाब किया है। खुलासा भी ऐसा कि आंखें फटी की फटी रह जाएं। धर्मांतरण के गंदे खेल के तार 25 राज्यों तक पहुंच चुके हैं। गाजियाबाद में एक आश्रम में 2 लड़के जाते हैं, वहां पर एक संत से मिलने के लिए, तो उन्होंने हिंदू नाम बताया, छद्म नाम से वे घुसपैठ करना चाहते हैं। ये तथ्य उजागर होने लग गए कि साहब ये जो हिंदू नाम है, ये पहले तो हिंदू ही नहीं है, ये तो मुस्लिम है। मोहम्मद उमर गौतम का नाम आता है। मोहम्मद उमर गौतम कौन? 1984 में एएमयू में इसे मुस्लिम बनाया जाता है और फिर इसने तब से बटाला हाउस के माध्यम से पूरे देश 25 राज्यों में इसने अपना तंत्र फैलाया था धर्मांतरण का, और दुनिया की तमाम ऐसी एजेंसियों के माध्यम से इसको पैसा फंडिंग होता है, पैसा हवाला के माध्यम से आता है। जब धर्मांतरण के षड्यंत्र का खुलासा हुआ तो कुछ लोग खुलासे की टाइमिंग पर ही सवाल उठाने लगे। इनको भी सीएम योगी ने करारा जवाब दिया है। षड्यंत्रों का पर्दाफाश मुहूर्त देख करके नहीं होता है। जब कोई भी षड्यंत्र सामने आता है उसका पर्दाफाश उसी समय किया जाना चाहिए, जिससे कि वह किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय क्षति न करने पाए। और मुझे लगता है यूपी पुलिस और एटीएस की एक कार्रवाई उसी का हिस्सा है। योगी आदित्यनाथ के खुलासे के बाद भी विपक्ष सवाल उठाने से नहीं चूका। उन्हें धर्मांतरण के षड्यंत्र में खुलासे के पीछे भी सियासत नजर आई। ये भी एक उत्तर प्रदेश की सरकार से देश की सरकार की विफलता है, लेकिन इस विफलता को चमकाया जा रहा है इसलिए कि चुनाव के समय किस तरीके से गोलबंदी हो और अन्य विफलताओं से ध्यान भटकाया जा सके। सवाल उठता है कि आखिर देश विरोधी टूलकिट के चेहरे और बहरूपिये कितने हैं, और अगर धर्मांतरण मामले में योगी सरकार एक्शन लेने में सक्रिय नजर आ रही है तो विपक्ष को यहां सियासत क्यों दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आगे बढ़ते, पहाड़ों में उठा सियासी बवंडर आज शांत हो गया। नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी हुई। चुनौतियां कम नहीं है। अगले चुनावों में 6 महीने का वक्त बचा है। पहले ही ताज कांटों से भरा हुआ है, क्योंकि 4 महीनों में 3 मुख्यमंत्री बदल चुके हैं। तो धामी के लिए आगे की राह आसान बिल्कुल नहीं। मैं पुष्कर सिंह धामी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। पहाड़ में आया पुष्कर राज।
महीने में बदले 3 सीएम। पहाड़ पर उठा सियासी बवंडर थम चुका है। पुष्कर सिंह धामी 4 महीने में तीसरे मुख्यमंत्री बने। उन्होंने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। देवभूमि उत्तराखंड के लिए पुष्कर सिंह धामी ने आज 11वें सीएम के तौर पर शपथ ले लिया है। इस बीच नाराजगी की खबरें आती रही कि वो युवा नेता है और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं वो बहुत नाराज हो गए हैं, लेकिन एंड मौके पे अमित शाह के बातचीत करने के बाद, उनके दखल देने के बाद ये देखने को मिला कि सभी बड़े लीडर्स, सभी सीनियर लीडर्स मान गए और उन सबने मंत्री पद के लिए शपथ भी ले लिया। पुष्कर सिंह धामी के अलावा 11 मंत्रियों ने शपथ ली। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने सभी को शपथ दिलाई। सतपाल महाराज, हरक सिंह रावत, बंशीधर भगत, यशपाल आर्य, बिशन सिंह चुफाल, सुबोध उनियाल, अरविंद पांडे, गणेश जोशी, रेखा आर्य, डॉक्टर धन सिंह रावत, यतीश्वर आनंद। जितने भी हमारे बैकलॉग हैं वो बैकलॉग हम भरेंगे और जो हमारे यहाँ पर पोस्टें खाली हैं उन पोस्टों को भरेंगे, नौजवानों को रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे। शपथ ग्रहण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी। पुष्कर सिंह धामी समेत सभी मंत्रियों को बधाई। उत्तराखंड की उन्नति और विकास की दिशा में काम करने वाली इस टीम को शुभकामनाएं। पुष्कर सिंह धामी को सीएम घोषित करने के बाद से कुछ नेताओं की नाराजगी की खबर आई थी, जिसके बाद से लगातार बैठकों और मान मनोबल का दौर चला। हालांकि बीजेपी ने किसी भी तरह की नाराजगी की खबरों को खारिज कर दिया। पुष्कर सिंह धामी के शपथ ग्रहण से पहले देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक के घर पर बैठकों का दौर काफी देर तक चलता रहा। एक और बीजेपी विधायकों की मीटिंग चल रही थी, तो दूसरी ओर पुष्कर सिंह धामी पूर्व मुख्यमंत्रियों से मिलने उनके घर पहुंचे। धामी ने सुबह सुबह पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत और त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पूर्व सीएम भुवन चंद खंडूरी से भी उनके घर जाकर मुलाकात की। इन तीनों के अलावा धामी ने सतपाल महाराज से भी मुलाकात की। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। घाटी में बीते कुछ दिनों पहले ड्रोन वाली साजिश से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो चौकन्ना हो गई हैं और इसी वजह से बड़ा फैसला ये लिया गया कि अब राजौरी के बाद श्रीनगर में भी ड्रोन के इस्तेमाल और बिक्री पर पाबंदी लगा दी गई है। वो कौन कौन से जिले हैं जहां पर पाबंदी लगी है ड्रोन पर, आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। घाटी में ड्रोन पर लगा बैन। लगातार एक के बाद एक ड्रोन वाली साजिशें और जम्मू में ड्रोन आतंकी हमले के बाद श्रीनगर में हाई अलर्ट है और अब कदम उठाते हुए कश्मीर के कई जिलों में ड्रोन पर बैन लगा दिया गया है। कठुआ, राजौरी, श्रीनगर, घाटी के इन जिलों में किसी भी तरह के ड्रोन या दूसरे अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी यूएवीज रखने पर पूरी तरह से पाबंदी रहेगी। और तो और सुरक्षा के लिहाज से सख्त हिदायतें दी गई हैं कि जिनके पास भी ड्रोन है वो नजदीकी थाने में आकर जमा करवा दें। श्रीनगर में सरकारी ऑर्डर जारी हुआ है जिसके मुताबिक ड्रोन रखने, बेचने, जमा करने पर बैन होगा। इस्तेमाल या ट्रांसपोर्ट पर प्रतिबंध होगा। सरकारी विभाग इस्तेमाल से पहले सूचित करेगा। जम्मू में पिछले दिनों हुए ड्रोन आतंकी अटैक के बाद सुरक्षा एजेंसियां चौकन्ना हैं और देश में पहली बार ड्रोन के जरिए आतंकियों ने हमारी सुरक्षा पर सेंध लगाई है, जिसकी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की तरफ से बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। 26-27 जून की आधी रात को खुफिया तौर पर ड्रोन के जरिए जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर विस्फोटक गिराने के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। 6 मिनट के अंतर में 2 धमाके से एयरफोर्स स्टेशन की छत को नुकसान पहुंचा। फिर कई दिनों तक इसी इलाके में ड्रोन मंडराते रहे। ड्रोन हमले की जांच एनआईए के हाथों में है, लेकिन अब घाटी में कुछ जिलों में ड्रोन पर पाबंदी लगाना सुरक्षा घेरे को और मजबूत करने की कोशिश है, जिससे पाकिस्तान की नापाक साजिशों का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब मैं आपको बेहद दर्दनाक तस्वीरें आपको दिखाने जा रही हूं। फिलीपींस में भयंकर प्लेन हादसा हुआ है। ये मिलिट्री प्लेन था और बताया जा रहा है कि 17 सैनिकों की जान चली गई इस बड़े प्लेन हादसे में। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है। रिपोर्ट देखिए।
फिलीपींस में एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ सेना का एक प्लेन क्रैश हो गया। इस हादसे की तस्वीरें देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना भयानक था। जरा देखिए इस उड़ते हुए प्लेन में कैसे आग लगी। ये धुएं का गुबार छोड़ने लगा। इसके थोड़ी देर बाद ये क्रैश हो गया। ये C-130 विमान फिलीपींस की सेना का था। इसमें करीब 92 लोग सवार थे। 3 पायलट और 5 क्रू मेंबर के अलावा बाकी सारे लोग सैनिक थे। बताया जा रहा है कि लैंडिंग से थोड़ी देर पहले ही प्लेन में हवा में ही आग लग गई। इसके बाद ये क्रैश कर गया। इस पूरे हादसे का वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि पायलट ने प्लेन को रनवे पर उतारने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। हालांकि अभी तक ये जानकारी नहीं मिली है कि विमान में ये आग कैसे लगी और ये हादसा कैसे हुआ। प्लेन क्रैश होने के बाद पूरे इलाके में इसका मलबा फैल गया। आग और धुएं का गुबार दिखने लगा। राहत और बचाव का कार्य शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 40 लोगों को मलबे से निकाला गया है। बाकी लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। ये आशंका जताई जा रही है कि मलबे के अंदर कई और लोग फंसे हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान की इमरान सरकार की फजीहत पाकिस्तानी सेना ही कर रही है। पाकिस्तान को चीन के पिट्ठू के तौर पर काम करने के नाम पर जाना जाता है पूरी दुनिया में, और अब तो पाकिस्तान को चीन की चाटुकारिता, चीन की चापलूसी महंगी पड़ने वाली अपने ही देश में, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने फटकार लगाते हुए इमरान खान को कहा है कि चीन के पैर पड़ना बंद करो और अमेरिका के साथ रिश्ते सुधारो। चीनी चाटुकारिता में इमरान दीवाना। पाकिस्तानी सेना ने की इमरान की फजीहत। अमेरिका से संबंध सुधारने की नसीहत। चीन की चापलूसी करते करते इमरान खान ये भी भूल गए कि दुनिया अकेले एक देश से नहीं चलती है। दुनिया के साथ चलना है तो बाकी देशों की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इमरान तो चीन के चरणों में पूरी तरह बिछ चुके हैं। उन्हें तो ड्रैगन के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। यहाँ तक कि अमेरिका का अपमान करने की भी जुर्रत इमरान खान ने की है। कुछ दिन पहले एयरबेस देने से मना कर दिया, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना ने इमरान को आड़े हाथ लिया है और साफ कहा है कि अमेरिका के साथ भी संबंध सुधारने होंगे। इससे साफ हो गया है कि इमरान पाकिस्तानी सेना की कठपुतली ही है। जो सेना कहेगी वही उन्हें करना होगा। और अब साफ कह दिया गया है कि जैसे चीन के सामने झुके हुए हो, ऐसे ही अमेरिका की जी हुजूरी करो। 2 दिन पहले हुई ये बैठक देर रात तक चलती रही। इस बैठक में अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी के बाद बनती स्थिति, जम्मू कश्मीर के घटनाक्रम, चीन और अमेरिका के साथ संबंधों पर सेना और ISI ने बात रखी है। दोनों ही निकायों ने देश के सामने आने वाली रणनीतिक चुनौतियों और आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर भी सांसदों को जानकारी दी। पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर बाजवा और ISI चीफ फैज हामिद ने अमेरिका से अच्छे संबंधों की वकालत की है। इस बैठक में शामिल कुछ सांसदों ने बताया कि सैन्य और खुफिया नेतृत्व ने इस बात पर जोर दिया कि चीन के साथ संबंध मजबूत हैं और उनकी बलि नहीं दी जा सकती, लेकिन अमेरिका से भी अच्छे संबंध बनाने होंगे। भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों से भी पाकिस्तानी सेना बौखलाई हुई है। इसे लेकर भी इमरान को नसीहत दी गई और कहा कि हमें भी अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने चाहिए। पाकिस्तानी सेना प्रमुख ने कहा कि भारत कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यवस्थाओं के माध्यम से अमेरिका के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी को लेकर भी पाकिस्तान परेशान है। इस बैठक में नेताओं को ये भी बताया गया कि बाहरी ताकतें देश में अपना प्रभाव बढ़ा रही हैं। आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा सकता है।
इसके अलावा चीन, पाकिस्तान आर्थिक गलियारे, परियोजनाओं को निशाना बनाने की भी कोशिशें की जा सकती हैं। आगे ये भी आशंका जताई गई कि पाकिस्तान से विदेशी निवेशकों को डराने की कोशिश हो रही है। ऐसे में पाकिस्तानी सेना ने इमरान खान को कड़ी नसीहत दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तानी सेना अब ये बर्दाश्त नहीं करेगी कि इमरान खान चीन की चापलूसी करें, जबकि अमेरिका की जी हजूरी के निर्देश दिए गए पाकिस्तानी सेना की तरफ से। इसी के साथ 10 में दम में आज के लिए बस इतना ही।